नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के भुज में स्मृति वन का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री आज सवेरे 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। नोएडा में निर्माण मानदंडों के उल्लंघन के कारण सुपरटेक के 40 मंजिला ट्विन टावरों को आज धराशायी कर दिया जाएगा। भारत ने श्रीलंका में चीन के राजदूत पर राजनयिक मर्यादा का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र महासभा अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद 2 दिन की यात्रा पर आज भारत आ रहे हैं। खेल और युवा कार्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 के लिए पात्र खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, संस्थाओं और विश्वविद्यालयों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। भारत की जूडो खिलाड़ी लिंथोई चनम्बम ने रचा है इतिहास। सराजेवो में विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण पदक। और एशिया कप क्रिकेट में मौजूदा चैंपियन भारत आज अपने पहले मैच में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। पहले मैच में अफगानिस्तान ने श्रीलंका को 8 विकेट से किया पराजित। प्रभात में मनोज के साथ मैं मुनीश शर्मा। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में कच्छ के भुज में स्मृति वन का लोकार्पण करेंगे। स्मृति वन वर्ष 2001 में भूकंप के बाद गुजरात की जनता की सद्भावना का प्रतीक है। स्मारक में भूकंप से मरने वालों के नाम लिखे गए हैं। संग्रहालय 11,500 वर्ग मीटर में फैला है और इसमें 8 खंड, एक दीर्घा और एक थिएटर भी मौजूद है। एक रिपोर्ट। 470 एकड़ में फैला स्मृति वन मेमोरियल प्रोजेक्ट भुज में भुजियो पहाड़ी के ऊपर बनाया गया है, जो 2001 के गुजरात भूकंप के पीड़ितों के लिए एक श्रद्धांजलि है। 12,000 से अधिक लोगों ने इस विनाशकारी भूकंप में अपनी जान गंवाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भूकंप से संबंधित एक और स्मारक वीर बालक स्मारक का भी वर्चुअली लोकार्पण करेंगे। ये स्मारक अंजार शहर में 185 बच्चों और 20 शिक्षकों की याद में बनाया गया है, जो भूकंप में मलबे में जिंदा दब गए थे। प्रधानमंत्री भुज के कच्छ विश्वविद्यालय मैदान में एक सभा को भी संबोधित करेंगे। वह सहरट डेयरी के नए संयंत्र, नर्मदा नहर और भुज भिमसर राजमार्ग को 4 लेन बनाने की परियोजना सहित लगभग 5,000 करोड़ रुपए की विविध परियोजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। भुज से जगदीश पाटड़िया के साथ अहमदाबाद से मैं अपर्णा खुर्द। प्रधानमंत्री गुजरात के 2 दिन के दौरे पर कल अहमदाबाद पहुंचे थे। श्री मोदी कल अहमदाबाद में खादी उत्सव कार्यक्रम में भी शामिल हुए। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खादी और उसके महत्व को रेखांकित करने के लिए खादी उत्सव का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने चरखा भी चलाया। उत्सव का आयोजन अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर किया गया है। इस कार्यक्रम में गुजरात के विभिन्न जिलों से लगभग 7,500 महिला कारीगरों ने एक साथ चरखा चलाया। श्री मोदी ने कहा कि खादी एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की प्रेरणा बन सकती है। चरखे पर सूत काटने वाले आपके हाथ भविष्य के भारत का ताना बाना बुन रहे हैं। इतिहास साक्षी है कि खादी का एक धागा आजादी के आंदोलन की ताकत बन गया। उसने गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया। खादी का वही धागा विकसित भारत के प्रण को पूरा करने का, आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने का प्रेरणा स्रोत भी बन सकता है। ये खादी उत्सव स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को पुनर्जीवित करने का प्रयास है। श्री मोदी ने अहमदाबाद में साबरमती नदी पर एक पैदल पार पथ अटल ब्रिज का भी उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद खादी उत्पादन में 4 गुना वृद्धि हुई है। आज भारत में खादी का रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है, रिकॉर्ड बिक्री हो रही है। पिछले 8 वर्षों में खादी की बिक्री में 4 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। पहली बार भारत के खादी और ग्रामोद्योग का टर्नओवर 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर चला गया है।
प्रधानमंत्री ने ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण में खादी के महत्व पर भी प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 92वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। गौतम बुद्ध नगर जिले के अधिकारियों ने नोएडा के सेक्टर 93A में स्थित एमरल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट के सुपरटेक के 40 मंजिला ट्विन टावरों को आज गिराने की तैयारियां पूरी कर ली हैं। ट्विन टावरों के आसपास की सड़कें आज सवेरे 7 बजे से बंद हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे भी दिन में 2:15 बजे बंद हो जाएंगे और उन्हें टावर ढहने से उत्पन्न हुई धूल बैठने के बाद खोला जाएगा। नोएडा प्राधिकरण ने कहा है कि सुपरटेक ट्विन टावर के आसपास एक नॉटिकल मील का हवाई मार्ग आज कुछ समय के लिए उड़ानों के लिए उपलब्ध नहीं होगा। नोएडा में ट्विन टावरों की ओर जाने वाले मार्ग बदल दिए गए हैं। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए यातायात पुलिसकर्मियों सहित 600 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। निर्माण में नियमों का उल्लंघन करने की वजह से करीब 100 मीटर ऊंचे एपेक्स और CN टावरों को उच्चतम न्यायालय के आदेश पर आज दिन में 2:30 बजे धराशायी कर दिया जाएगा। इस बीच उच्चतम न्यायालय ने ट्विन टावर के ग्राहकों को यह आश्वासन दिया है कि बिल्डर के पास जमा की गई उनकी पूरी राशि उन्हें वापस कर दी जाएगी। भारत ने श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर चीन के जासूसी पोत के मामले में भारत के खिलाफ श्रीलंका में चीन के राजदूत की टिप्पणी की कड़ी निंदा की है। भारत ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए चीन के जासूसी पोत युआन वांग 5 को श्रीलंका के बंदरगाह पर आने का विरोध किया था। हालांकि श्रीलंका ने कुछ शर्तों के साथ इस पोत को आने की अनुमति दे दी थी। कोलंबो में भारत के उच्चायोग ने कल एक कठोर वक्तव्य जारी कर कहा कि चीन के राजदूत ने राजनयिक मर्यादा का उल्लंघन किया है, जो उनका व्यक्तिगत मत या उनके देश के रुख का परिचायक हो सकता है। वक्तव्य में कहा गया है कि श्रीलंका के उत्तरी पड़ोसी देश को लेकर चीन के राजदूत की टिप्पणी भले ही उनके देश की नीति से प्रभावित रही हो, लेकिन भारत बिल्कुल अलग है। गृहमंत्री अमित शाह आज गांधीनगर में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय NFSU के पहले दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे। कार्यक्रम में गुजरात के कानून मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी और शिक्षा मंत्री जीतू भाई वागानी के साथ साथ युगांडा के रक्षा मंत्री विंसेंट सेम्पीजा भी शामिल होंगे। गृहमंत्री गांधीनगर में NFSU के एक नए परिसर की आधारशिला भी रखेंगे। वो NFSU में प्रशिक्षण और कौशल विकास केंद्र तथा अंतर्राष्ट्रीय अतिथि गृह का भी उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर 1000 से अधिक विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर उपाधि प्रदान की जाएगी और 65 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए जाएंगे। कांग्रेस के झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलेंगे और राज्य में जारी राजनीतिक संकट से निपटने की रणनीति पर चर्चा करेंगे। गठबंधन के घटक दलों की आज मुख्यमंत्री आवास पर एक और बैठक होने की संभावना है। कांग्रेस विधायक दल की कल रात बैठक हुई, जिसमें आगे की कार्रवाई पर विचार विमर्श हुआ। श्री पांडे शनिवार को रांची पहुंचे थे। उन्होंने पार्टी के सभी विधायकों को रांची में ही बने रहने के निर्देश दिए हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री भगवंत खूबा ने राज्यों से यह अनुरोध किया है कि वो अपने यहां नवीकरणीय ऊर्जा की संभावनाओं का पता लगाएं और साल 2030 तक देश में 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा को उत्पादित करने की क्षमता हासिल करने में अपने योगदान का लक्ष्य तय करें। कोच्चि में नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसियों के संगठन के 8वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन करते हुए श्री खूबा ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने में राज्यों की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 2015 में तय किए गए लक्ष्य के अनुरूप
देश में 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। आकाशवाणी समाचार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए साप्ताहिक कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य बुजुर्गों से जुड़े सवालों के जवाब देना है। हिंदी में ये कार्यक्रम प्रत्येक रविवार को रात 9:30 बजे से 10 बजे तक प्रसारित होता है। प्रत्येक सप्ताह कार्यक्रम के लिए एक विषय का चयन किया जाता है। वरिष्ठ नागरिक व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। कार्यक्रम के लिए आमंत्रित विशेषज्ञ इन प्रश्नों का जवाब देते हैं। एक कदम और बुजुर्गों के लिए कार्यक्रम की 5वीं कड़ी आज रात 9:30 बजे 100.1 FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित की जाएगी। इस कड़ी का विषय है बुजुर्ग और पेंशन। कार्यक्रम में सवालों के जवाब देंगे भारत सरकार के अकाउंट्स और पेंशन विभाग के चीफ कंट्रोलर भूपाल नंदा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक सूचना। 5 लाख रुपए तक की वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य के लिए उपभोक्ता आयोगों में उपभोक्ता शिकायत दर्ज करने के लिए कोई शुल्क नहीं है। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के भुज में स्मृति वन का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। नोएडा में निर्माण मानदंडों के उल्लंघन के कारण सुपरटेक के 40 मंजिला ट्विन टावरों को आज गिराया जाएगा। भारत ने श्रीलंका में चीन के राजदूत पर राजनयिक मर्यादा का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र महासभा अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद 2 दिन की यात्रा पर आज भारत आएंगे। खेल और युवा कार्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 के लिए पात्र खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, संस्थाओं और विश्वविद्यालयों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। भारत की जूडो खिलाड़ी लिंथोई चनम्बम ने इतिहास रचा। साराजेवो में विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। और एशिया कप क्रिकेट में मौजूदा चैंपियन भारत आज अपने पहले मैच में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। पहले मैच में अफगानिस्तान ने श्रीलंका को 8 विकेट से हराया। मुट्ठी भर अंग्रेज और हमारे विशाल देश पर राज करने का स्वप्न देख रहे हैं, पर हम इनके स्वप्न को चकनाचूर कर देंगे। निकल पड़े स्वाधीनता के पथ भाले, स्वतंत्रता संग्राम की सुनी अनसुनी कहानियों के साथ स्वराज हर रविवार रात 9 बजे डीडी नेशनल पर। संयुक्त राष्ट्र महासभा अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद 2 दिन की यात्रा पर आज भारत आ रहे हैं। श्री शाहिद का उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा से भेंट का कार्यक्रम है। श्री शाहिद महासभा में विभिन्न मुद्दों और संयुक्त राष्ट्र में भारत की भूमिका के बारे में भी बातचीत करेंगे। वो ताजिकिस्तान से भारत आ रहे हैं। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी देश की स्वतंत्रता के बाद पिछले 75 वर्ष से देश भर के नागरिकों तक सूचना और समाचार पहुंचा रहा है। आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की यात्रा का वर्णन करता है। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ की आज की कड़ी में वर्ष 2019 में हुए बालाकोट एयर स्ट्राइक के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। बालाकोट एयर स्ट्राइक पाकिस्तान में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों द्वारा पुलवामा आतंकी हमले की जवाबी कार्रवाई के बदले में किया गया पहला हवाई हमला था। पुलवामा हमला 14 फरवरी 2019 को हुआ था। इस हमले में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के वाहनों के काफिले पर जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के लेथपुरा इलाके में एक वाहन सवार आत्मघाती आतंकी ने हमला किया था। इस हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 40 जवान बलिदान हो गए थे। हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित आतंकी समूह जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले की कड़ी निंदा की और पीड़ितों तथा उनके परिजनों के साथ एकजुटता व्यक्त की। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। मैं देश को भरोसा देता हूं कि हमले के पीछे जो ताकतें हैं, इस हमले के पीछे जो भी गुनहगार हैं, उन्हें उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी। हमले के जवाब में 26 फरवरी को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में स्थित बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन के शिविर पर हमला किया। भारतीय वायुसेना के 12 मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान के बालाकोट में नियंत्रण रेखा के पार हवाई हमले किए और जैश-ए-मोहम्मद के एक बड़े आतंकवादी शिविर को नष्ट कर दिया। इस एयर स्ट्राइक में बड़ी संख्या में आतंकवादी भी मारे गए थे। एयर स्ट्राइक के बाद एक संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए एयर वाइस मार्शल RGK कपूर ने कहा कि पाकिस्तान के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी शिविर पर उसके हवाई हमले सफल रहे और लड़ाकू विमान सटीक निशाना लगाकर लक्ष्यों को नष्ट करने में कामयाब रहे। There is fairly credible evidence with us which proves that there was damage to the camps. The weapons hit the intended target and they caused the damage that was intended. सेना के मेजर जनरल सुरेंद्र सिंह महल ने कहा कि हमारी लड़ाई आतंकवाद से है। उन्होंने कहा कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन करना बंद नहीं करता, हम उसके सभी आतंकी शिविरों और प्रशिक्षण केंद्रों को निशाना बनाने के लिए तैयार हैं। हमारा लड़ाई जो है टेररिज्म के साथ है, तो जब तक पाकिस्तान इसको इस तरह से सपोर्ट करता रहेगा, हम उनके जितने भी टेररिस्ट कैंप और जितने भी उसके ट्रेनिंग एरियाज हैं, उनको हम टारगेट करने के लिए तैयार हैं। हालांकि 14 फरवरी के बाद सीज फायर वायलेशंस काफी बढ़ गई है और पिछले 2 दिनों में कम से कम 35 सीज फायर वायलेशंस हुए हैं, लेकिन हम जो है उसका हूबहू उसी प्रकार से का जवाब दे रहे हैं। भारतीय नौसेना के रियर एडमिरल DS गुजराल ने कहा कि भारतीय नौसेना पाकिस्तान के किसी भी दुस्साहस का जवाब देने और दृढ़ कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है। हम अपने नागरिकों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं। The Indian Navy is deployed in a high state of readiness and remains poised in all 3 dimensions, on surface, undersea and in air, to deter, prevent and defeat any misadventure by Pakistan in the maritime domain. I can assure you of a resolute, swift and strong response by the Navy when needed. मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम ट्विटर पर @AIR News Alerts, YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुना जा सकता है। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ सुनने के लिए बने रहें आकाशवाणी समाचार के साथ। सुर्खियों में सवेरे में आज हम लेकर आए हैं झारखंड के सियासी संकट पर एक चर्चा। इस चर्चा में भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अमिताभ सिन्हा और हमारे संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। झारखंड में राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है। अमिताभ सिन्हा, आपको क्या लगता है कि जो तमाम घटनाक्रम पिछले कुछ दिनों में तेजी से पलटा है, वो खनन लीज का जो मामला है, उसके बाद रघुवर दास ने फरवरी में ये मुद्दा उठाया, उसके बाद राज्यपाल ने चुनाव आयोग से जांच की मांग की, चुनाव आयोग ने राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपी। इस बीच ये भी जानकारी है कि हेमंत सोरेन अपने तमाम यूपीए के विधायकों को लेकर खूंटी के एक रिजॉर्ट में चले गए हैं। कैसे देखते हैं इस राजनीतिक घटनाक्रम को आप? देखिए, पूरी तरह से कहा जा सकता है बचने की कोशिश है। हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं जानते हैं कि चुनाव आयोग ने भ्रष्टाचार के इस मसले को बहुत हल्के में नहीं लिया होगा और आदेश उस दिशा में ही आना है कि राजनीतिक नुकसान हो सकता है, क्योंकि माइनिंग का मामला हो चाहे करप्शन का कोई भी मामला हो, ये तमाम चीजें ऐसी थी जो हेमंत सोरेन के खिलाफ जा रही थी और बीजेपी ने इसकी भी शिकायत की थी चुनाव आयोग को। और चुनाव आयोग पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में ये धारा है कि अगर आप करप्शन में आपके तमाम आरोप हैं और आपके ऊपर सीधा आरोप लग रहा है और दूसरी बात अगर आपने उसको अपने चुनावी एफिडेविट में नहीं दिया है तो ये
तमाम चीजें आपके खिलाफ जाती है और इसमें सजा यहाँ तक हो सकती है, या तो चुनाव आयोग एक ऑप्शन होता है कि आपको डिबार कर दे चुनाव लड़ने से 6 साल तक के लिए या फिर 3 साल तक के लिए, चुनाव आयोग के ऊपर निर्भर करता है। और दूसरा जो सबसे बड़ा पहलू है वो ये कि आपको तुरंत आपकी सदस्यता चली जाएगी। और यही कारण है कि शिबू सोरेन आज अपने तमाम महागठबंधन के विधायकों को लेकर, अपने जेएमएम के विधायकों को लेकर राजधानी रांची से बाहर चले गए हैं, किसी रिसोर्ट पर सब नौकायन कर रहे हैं। लेकिन एक खतरा तो सर पे मंडरा रहा है कि अब उनकी सत्ता गई। अगर चुनाव आयोग की चिट्ठी खुली और उन्हें चुनाव लड़ने से डिबार कर दिया कुछ सालों तक, तो फिर वो किसको सत्ता सौंपेंगे और उनके विधायकों की पोचिंग न हो, उनके विधायक इधर-उधर छिटक के न चले जाएं। ये तमाम चिंताएं जिसके कारण राजनीति में आज काफी भूचाल आया हुआ है झारखंड। अब यहाँ से क्या विकल्प है? अगर सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें, मुखिया हेमंत सोरेन पर ही तलवार लटक रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उनकी पत्नी या फिर उनके पिता मुख्यमंत्री बन सकते हैं अगर उनकी जो सदस्यता है अगले 6 साल के लिए रद्द की जा सकती है। क्या क्या विकल्प आप देखते हैं? विकल्प नंबर 1, अपने पिता शिबू सोरेन को आगे करें, लेकिन उनको भी लोकायुक्त ने भ्रष्टाचार के मामले में काफी निशाना बनाया हुआ है, उनके ऊपर सवाल उठाए हुए हैं। कम से कम शिबू सोरेन के ऊपर दांव नहीं लगा सकते। जहां से भाई बसंत सोरेन का मामला, अगर उनको आगे करते हैं तो उनके खिलाफ भी काफी भ्रष्टाचार के मामले हैं, कई उनके खिलाफ आपराधिक मामले हैं, तो उनको आगे करना भी मुश्किल होगा क्योंकि सत्ता के शीर्ष पर रहना मुश्किल होगा। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है वो उनकी पत्नी। उनकी पत्नी लेकिन जनरल कैटेगरी सीट में आती है, वो आदिवासी सीट जो शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी में रिजर्व सीट होती है उससे चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। फिर उनके लिए बड़ा मुश्किल की घड़ी आ जाएगी कि कहां से चुनाव लड़े और खासकर उस 2-2.5 साल में कौन इस्तीफा देगा, सीटें कितनी कमजोर है, बीजेपी कहीं आगे न निकल जाए, सीटें कहीं कम न जाए, तो ये चिंता लगातार है। विकल्प कई है, मुश्किल उनके लिए यही है कि अब आगे करे क्या, इसीलिए शायद मंथन करने वो वहां से बाहर चले गए हैं। कांग्रेस के ऊपर भी कई अब मुश्किल ये है कि कांग्रेस कई विधायकों के ऊपर ये आरोप लगा हुआ है कि वो खरीद फरोख्त में लगे हुए हैं, उनके ऊपर पैसे के लेन देन का आरोप है। आपको याद होगा एक कलकत्ता में कुछ कांग्रेस के विधायक पकड़े भी गए थे कैश के साथ। तो ये तमाम चिंताएं हैं और राजनीति का सिर्फ एक विधायक है तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कांग्रेस मजबूती से खड़ी है और तब दोनों जेएमएम और कांग्रेस को ये चिंता है कि कहीं उनके विधायक ही न छिटक जाए लीडरशिप को लेकर। यही कारण है कि वो अपने विधायकों को लेकर झारखंड से बाहर चले गए हैं और उनके पास विकल्प अब धीरे धीरे घटते जा रहे हैं, क्योंकि झारखंड वैसे ही बहुत ही बेसर सिंह मेजोरिटी पर उनकी सरकार चल रही थी और आने वाले दिनों में उनको संभालना काफी मुश्किल होगा। अगर हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना पड़ता है और वो चुनाव देने से उनको डिबार करता है चुनाव आयोग। बहरहाल जो संकेत मिल रहे हैं वो मुझे लगता है कि आज सारे कानूनविदों से वो सलाह मशवरा कर रहे हैं गवर्नर रमेश बैस, लेकिन मुझे लगता है सोमवार तक इसके कुछ मामले में फैसला आने की उम्मीद नजर आ रही है, जब वो पर्चियां खुलेंगी चुनाव आयोग की और जो चिट्ठी जाएगी एक बार फिर हेमंत सोरेन। भारतीय जनता पार्टी की जो झारखंड इकाई है उसकी भी तमाम घटनाक्रम पर नजर बनी हुई है और जो शीर्ष नेतृत्व है, जगत प्रकाश नड्डा हो या अमित शाह हो, वो भी झारखंड पर नजर बनाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की क्या संभावनाएं देखते हैं ये जो पूरा प्रकरण चल रहा है उस पर? देखिए, फिलहाल बीजेपी अपनी तरफ से कोई कदम नहीं उठाएगी। अगर उनके विधायक टूटते हैं, अगर उनके विधायकों को लगता है कि उनकी सरकार नहीं चल रही है, तभी बीजेपी अगला कदम उठाएगी, क्योंकि बीजेपी कहते हैं ना छाछ फूक फूक कर पीता है, तो काफी संभल कर बीजेपी फूक फूक कर कदम उठा रही है। बिहार में भी उसने काफी सावधानी से अपनी चालें चली हैं और खामोश होकर ही अगर नीतीश कुमार ने पलटी मारी तो उसको स्वीकार कर लिया और विपक्ष में जाकर बैठ गई। वैसे ही झारखंड में है, बीजेपी जानती है बीजेपी झारखंड में न जेएमएम की स्थिति अच्छी है और न कांग्रेस की स्थिति अच्छी है, तो बीजेपी ज्यादा बेहतर होगा। अगर आपने देखा होगा प्रधानमंत्री खुद संथाल परगना के, जहाँ पर बीजेपी थोड़ी कमजोर भी है, वहाँ के आदिवासी इलाकों का दौरा किया है, देवघर में एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है और भी नए नए वहाँ पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का उन्होंने शिलान्यास किया था। तो काफी मेहनत चल रही है बीजेपी की उन ट्राइबल इलाकों में, आदिवासी इलाकों में। आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया गया है, तो मुझे लगता है बीजेपी एक लंबी पारी खेलने के फेर में है और बीजेपी इसी कारण से बीजेपी अभी फूंकू का कदम रख रही है, लेकिन अगर मौका है तो शायद बीजेपी भी पीछे नहीं हटेगी। झारखंड एक महत्वपूर्ण राज्य है। तो अब सबकी नजरें टिकी हैं झारखंड के राजभवन पर, जहां राज्यपाल रमेश बैस कभी भी उस चिट्ठी का जिक्र कर सकते हैं और उसमें अपना फैसला सुना सकते हैं कि हेमंत सोरेन को आगे क्या करना है, क्या उनकी सदस्यता रद्द की जाती है या फिर कोई नया फरमान होगा। ये आने वाला समय बताएगा। अमिताभ सिन्हा, आपका आकाशवाणी से जुड़ने के लिए और इस विषय पर विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे झारखंड के सियासी संकट पर चर्चा। भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अमिताभ सिन्हा और हमारे संवाददाता आनंद श्रीवास्तव।
खेल और युवा कार्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 के लिए पात्र खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, संस्थाओं और विश्वविद्यालयों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस वर्ष से आवेदन केवल एक विशेष पोर्टल के जरिए ऑनलाइन मोड में दिए जाएंगे। दिशा निर्देशों के अनुसार पात्र आवेदक स्वयं आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए किसी अधिकारी या व्यक्ति की सिफारिश की आवश्यकता नहीं होगी। 20 सितंबर तक पोर्टल dbtys-sports.gov.in पर आवेदन किया जा सकता है। भारत की जूडो खिलाड़ी लिंथोई चनम्बम ने बोस्निया और हर्जेगोविना के सरायेवो में विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। मणिपुर की 16 वर्षीय लिंथोई चनम्बम किसी भी वर्ग में विश्व जूडो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। एशिया कप क्रिकेट में मौजूदा चैंपियन भारत आज अपने पहले मैच में दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होगा और आकाशवाणी से इस मैच का हिंदी और अंग्रेजी में सीधा प्रसारण किया जाएगा। कल रात एशिया कप के पहले मैच में अफगानिस्तान ने श्रीलंका को 8 विकेट से पराजित किया था। और अब मौसम। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और मुंबई में बादल छाए रहेंगे। चेन्नई में तेज वर्षा का अनुमान है। कोलकाता में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और मध्यम वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। श्रीनगर और जम्मू में तेज वर्षा की संभावना है। लेह में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। गिलगित और मुजफ्फराबाद में बादल छाए रहने और कहीं कहीं हल्की वर्षा या गरज के साथ वर्षा का अनुमान है। गुवाहाटी, ईटानगर, कोहिमा, आइजोल, इम्फाल और शिलांग में बादल छाए रहने और गरज के साथ वर्षा का अनुमान है। हाँ, तो मनोज, अब आप बताएं कि क्या है खास आज के अखबारों में। जी मुनीश, आज कई समाचार पत्रों ने पहले पृष्ठ पर साबरमती नदी के तट पर आयोजित खादी उत्सव के आयोजन की रिपोर्ट प्रमुखता से प्रकाशित की है। जनसत्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कथन को सुर्खी बनाया है कि विकसित भारत बनाने के लिए खादी प्रेरणा हो सकती है। पंजाब केसरी ने भी इस आयोजन का समाचार मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है, खादी ने तोड़ी गुलामी की जंजीरें। पत्र ने चरखा चलाते हुए प्रधानमंत्री का चित्र भी प्रकाशित किया है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से ध्वस्त किए जाने वाले नोएडा स्थित ट्विन टावरों की तस्वीरें और विस्फोट की तकनीकी जानकारियां सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर प्रमुखता से प्रकाशित की है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, आज ध्वस्त होंगे भ्रष्टाचार के टावर। अमर उजाला ने इस समाचार को शीर्षक दिया है, आज जमींदोज होंगे ट्विन टावर। हिंदुस्तान ने मुख्य पृष्ठ के साथ ही भीतरी पृष्ठों पर भी इस समाचार को काफी विस्तार से प्रकाशित करते हुए सड़क मार्ग का प्रयोग करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए उन रास्तों का मानचित्र छापा है जो आज कुछ समय के लिए बंद रहेंगे। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के भुज में स्मृति वन का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री आज सवेरे 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में साझा करेंगे अपने विचार। नोएडा में निर्माण मानदंडों के उल्लंघन के कारण सुपरटेक के 40 मंजिला ट्विन टावरों को आज धराशायी कर दिया जाएगा। भारत ने श्रीलंका में चीन के राजदूत पर राजनयिक मर्यादा का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद 2 दिन की यात्रा पर आज भारत पहुंच रहे हैं। खेल और युवा कार्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 के लिए पात्र खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, संस्थाओं और विश्वविद्यालयों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। भारत की जूडो खिलाड़ी लिंथोई चनम्बम ने रचा है इतिहास। सराजेवो में विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप में जीता उन्होंने स्वर्ण पदक। और एशिया कप क्रिकेट में मौजूदा चैंपियन भारत आज अपने पहले ही मैच में भिड़ेगा पाकिस्तान से। पहले मैच में अफगानिस्तान ने श्रीलंका को 8 विकेट से कर दिया था पराजित। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त होता है। नमस्कार।